इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो कि टोटल स्टूपिड है, टोटल इडियट, और दूसरा जो कि नेगेशन ऑफ द टोटल स्टूपिड। टोटल स्टूपिड तो नहीं है, मतलब कभी कभी वो टोटल स्टूपिडिटी से बाहर आ जाता है, जो कि नेगेशन ऑफ द टोटल स्टूपिड, नेगेशन ऑफ टोटल इडियट। इस दो कैटेगरी के अंदर हम लोग भी कोई एक कैटेगरी में आते हैं, मतलब हम लोग किसी एक तरह के इंसान हैं। लेकिन ये स्टूपिडिटी और ये इंटेलिजेंस ये चीज है क्या? जिस इंसान को एग्जाम में अच्छा मार्क्स आता है, क्या वो इंटेलिजेंट पर्सन है? और जिसको अच्छा मार्क्स नहीं आता है, क्या वो स्टूपिड पर्सन है? जो इंसान अपना बिजनेस में सक्सेसफुल है, बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकता है, क्या हम लोग उसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं? और जो बहुत पुअर है, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, क्या वो स्टूपिड पर्सन है? इस दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस और स्टूपिडिटी एक ऐसे एक बाइनरी डिविजन के अंदर चलता है। मतलब क्या ऐसा सच में कुछ चीज है जिसे हम लोग इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जिसे हम लोग स्टूपिड कह सकते हैं? आज जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूपिडिटी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी इंसान फ्लैट अर्थ थ्योरी में बिलीव करता है, घोस्ट में बिलीव करता है, और भी न जाने कितना कितने तरह की चीज में बिलीव करता है। और वो सारे बिलीव्स, वो सारे स्टूपिडिटी कौन सा सिचुएशन में आ रहा है? जब इंसान इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज में कन्वर्ट होने जा रहा है, जब हम लोग मार्स में सिविलाइजेशन को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जब हमारे अंदर नया काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं, जब हम लोग कोई नया गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और हमारा जो इंटेलिजेंस है, जो रैशनैलिटी है, वो एक नया हाइट में अटेन कर रहा है, नया हाइट पर जा रहा है। ठीक उसी टाइम पर जो स्टूपिडिटी है, स्टूपिडिटी का जो फोर्स है, वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो भी एक नया हाइट पर जा रहा है, वो भी एक नया जो हाइट उसको अटेन कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस और स्टूपिडिटी दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये इंटेलिजेंस और स्टूपिडिटी है क्या? क्या है ये चीज जिसे हम लोग कह सकते हैं कि टोटल स्टूपिड और द नेगेशन ऑफ द टोटल स्टूपिड, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब कोई एक ठोस चीज नहीं है, एक सॉलिड चीज नहीं है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, बल्कि जो कि नेगेशन ऑफ स्टूपिड है। जो चीज एग्जिस्ट करता है वो एक्चुअल में स्टूपिडिटी है। और कभी कभी कुछ कुछ इंसान अपनी स्टूपिडिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और उस रिकॉग्निशन से वो स्टूपिडिटी से बाहर आ जाता है। उसी को हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज के बारे में और डिटेल्स में जानने वाले हैं, किस चीज को हम लोग इंटेलिजेंस कह सकते हैं और किसको हम लोग स्टूपिडिटी कह सकते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है इस दुनिया के अंदर जहां पे इंटेलिजेंस और रैशनैलिटी बहुत हाइट में जा रहा है, और जो स्टूपिडिटी है वो डिक्रीज होने की वजह से वो भी एक नया हाइट पर जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्र हमदन विश्वास and I welcome you on Utopia Academy. Point number 1 is intelligence is recognition of stupidity. इसका मतलब क्या है? मतलब हम लोग ज्यादातर सिचुएशन में ऐसा सोचते हैं कि इंटेलिजेंस मतलब एक सब्सटेंस, एक सॉलिड चीज है, जिस चीज को हम लोग इंटेलिजेंस कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में स्टूपिडिटी एग्जिस्ट करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। वी आर एज एन एरर ऑफ दिस होल कॉस्मोस। मतलब जो यूनिवर्स है, इसके अंदर एक एरर है, एक मिस्टेक की तरह हम लोग इमर्ज हुए हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे एरर्स है, मिस्टेक्स है, हम लोग स्टूपिड चीजें करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस मतलब क्या है? उस स्टूपिडिटी को रिकॉग्नाइज करना। हम लोग ऑलवेज स्टूपिड चीज कर रहे हैं, और जो स्टूपिड इंसान है वो खुद को फैसिनेट करता है इंटेलिजेंस की तरह। वो खुद को इमेजिन कर लेता है कि मैं एक इंटेलिजेंट पर्सन हूं। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो खुद को फैसिनेट नहीं करता इंटेलिजेंस की तरह, बल्कि वो खुद का जो स्टूपिडिटी है उसके बारे में सेल्फ अवेयर हो सकता है। मतलब इंटेलिजेंट पर्सन वो नहीं है कि जो बहुत काम, जो बहुत पीसफुल है, जो राइट डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिसीजंस लेते हैं, बहुत कैलकुलेटिव है, उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में जिसको पता है, जो चीज़ हो रहा है, जो चीज़ होने वाला है, जो एक्शंस वो अभी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ के बारे में जिसको पता है वो इंटेलिजेंट है। और जो काम पीसफुल नहीं है, जो राइट डिसीजंस नहीं ले सकते, जो राइट चॉइस नहीं कर सकते, उस इंसान को हम लोग स्टूपिड कहेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका ऑपोजिट है। इससे बहुत ही अलग है इंटेलिजेंस और स्टूपिडिटी का डेफिनेशन। स्टूपिडिटी मतलब क्या है? जो इंसान जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी सिचुएशन के अंदर है, उसी चीज के अंदर ही वो खुद को फैसिनेट कर लेता है कि मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूं, मेरा सारे डिसीजंस राइट है, मेरा सारे चॉइसेस राइट है। वो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसके बारे में भी ज्यादा सोचता नहीं है। वो खुद को ऑलवेज एज एन विथ सम काइंड ऑफ हाइपर कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में सारे डिसीजन, सारे चॉइसेस लेता है। बल्कि जहां पे इंटेलिजेंट पर्सन है वो काम राइट डिसीजंस लेते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिया है उसका अंदर जो स्टूपिडिटी है, उसके अंदर जो एरर्स है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब दिस कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट आवर ओन स्टूपिडिटी, वो जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग इंटेलिजेंस कह सकते हैं। उस चीज को हम लोग इंटेलिजेंस कहेंगे, एक सब्सटेंस की तरह, एक रिकॉग्निशन ऑफ द स्टूपिडिटी। और इस चीज से हम लोग और एक चीज समझ सकते हैं जो कि है सेल्फ रिफ्लेक्शन।
आज की दुनिया में हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क, बी प्रैक्टिकल, डू योर वर्क, डोंट थिंक टू मच। मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने काम में ज़्यादा फोकस करो। तो अगर तुम कुछ करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जरा सर गलत है, झूठ है, क्योंकि एक्चुअल काम करने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ के बारे में सोचना। जब आप सोच रहे हो, एक एग्जाम्पल देखिए, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। समझिए कि आपको एक बिजनेस प्रोजेक्ट पर हो और वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है। अभी आप नया एक बिजनेस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन जो बिजनेस प्रोजेक्ट आपका फेल हो चुका है और जो नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हो, ये दोनों के बीच में एक गैप है, जहां पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, जहां पे आप सोचते हो कि लास्ट प्रोजेक्ट पर क्या क्या गलती हुआ है, कौन सा चीज आपने मिस्टेक किया है, उस चीज को कैसे इंप्रूव करना है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, सेल्फ रिफ्लेक्शन। कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हो सकता है, कोई दूसरा चीज के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई फैमिली मैटर में, लाइफ का कोई भी सिचुएशन में हो सकते हैं। दोनों चीज के बीच में हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। और हम लोग जो सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट में जो सारे मिस्टेक्स हम लोगों ने किए हैं लास्ट प्रोजेक्ट पर, जो रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई बिजनेस या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी चीज हो सकता है ना, उसके अंदर मिस्टेक्स को हम लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये जो मूड है थिंकिंग का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, रादर देन जब आप वो काम एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, जब वो एक्चुअल में वो चीज आप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका जो काम, आप जो नया जो प्रोजेक्ट आप लाने वाले हो, जो प्रोजेक्ट में आप मतलब करने वाले हो, उसका जो डायरेक्शन है, उस चीज को डिफाइन करने वाला है ये सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो थिंकिंग आप कर रहे हो, उस चीज को आप कैसे स्टार्ट करने वाले हो, कैसे उसका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाले हो, वो सारी चीज डिपेंड कर रहा है आप कैसे जिसकी चीज के अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट कर चुके हो, जो पास्ट का आपका प्रोजेक्ट है। तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन एज लाइक एन कॉम्पास, जो कॉम्पास की तरह है, जो आपका डायरेक्शन को, कौन सा काम में आप नेक्स्ट करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, वो सारी चीज को डिफाइन करता है। अगर वो सारे फोर्स, जो क्यों करने वाले हो, कैसे करने वाले हो और कौन सा काम करने वाले हो, अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो अब जितना भी एग्जीक्यूट कर लो, जो भी सारी चीज कर लो, वो सही नहीं जाएगा, वो सही नहीं होने वाला। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिफ्लेक्शन रादर देन डूइंग एक्चुअल थिंग, डूइंग मतलब कुछ काम करने से ज्यादा। तो यू नीड टू थिंक क्लियरली। नाउ जब हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग कोई एक सब्सटेंस, मतलब कोई एक इंटेलिजेंस की तरह, मतलब कोई एक सब्सटेंस, एक सॉलिड चीज है इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, बल्कि जो सारी चीज हम लोग ने पहले कर चुके हैं, पहले हो चुका है, उसके अंदर हम लोग स्टुपिडिटी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर हम लोग एरर्स और मिस्टेक को देखने की कोशिश करते हैं, और बहुत बारीकी से हम लोग हिडन जो एरर्स है, हिडन जो मिस्टेक्स है, उस चीज को भी हम लोग रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। और ये जो रिकॉग्निशन ऑफ द स्टुपिडिटी है, इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कोई अलग से चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 इज ऑल इज स्टूपिड। इसका मतलब क्या है? मतलब सारे चीजें स्टूपिड है। नाउ यहाँ पे हम लोग दो मतलब साइकिकल स्टेट के थ्रू इस चीज को समझ सकते हैं। एक फ्रॉइडियन पर्सपेक्टिव से इस चीज को समझ सकते हैं। फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस थ्योरी है, उसके थ्रू हम लोग स्टुपिडिटी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर बहुत सारी स्टुपिडिटी है, और जब वो स्टुपिडिटी कॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाता है, तब हम लोग उस स्टुपिडिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तब वो एक क्या हो जाता है? कॉन्शियस स्टुपिडिटी। और जब हम लोग कॉन्शियस स्टुपिडिटी, मतलब जो कॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्टुपिड हो रहा है, मतलब मुझे पता है कि ये चीज मैंने स्टुपिड किया है, तो उस रिकॉग्निशन के थ्रू कॉन्शियस माइंड के अंदर जो स्टुपिडिटी है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसी चीज को हम लोग इंटेलिजेंस कह रहे हैं। मतलब अनकॉन्शियस के अंदर जो सारी स्टुपिडिटी है, वो स्टुपिडिटी है, और वो सारी स्टुपिडिटी जब कॉन्शियस में आ जाता है, तब हम लोग उसे कहते हैं कॉन्शियस स्टुपिडिटी, और उसी चीज को हम लोग कह सकते हैं क्या? इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसके अंदर बहुत सारी स्टुपिडिटी है, और जो कॉन्शियस माइंड जिसके अंदर भी स्टुपिडिटी है, लेकिन वो रिकॉग्निशन फॉर्म में है, इन दोनों के बीच के अंदर एक चीज है, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? सेंसर। जो कोई भी चीज को अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने नहीं देता, उसको सप्रेस करता है। और मतलब अनकॉन्शियस से कोई भी चीज जब कॉन्शियस में आ रहा है, तब उस चीज को प्रेशराइज करते हैं दोबारा अनकॉन्शियस में भेजने के लिए। तो कोई भी अनकॉन्शियस स्टुपिडिटी कॉन्शियस माइंड में नहीं आ सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या खुद के स्टुपिडिटी के बारे में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि मैंने क्या मिस्टेक किया, लेकिन दूसरों के मिस्टेक के बारे में हम लोग बहुत जल्दी समझ सकते हैं और उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो वो जो सेंसर है, जो रिप्रेशन को यूज करता है सारे अनकॉन्शियस स्टुपिडिटी को अनकॉन्शियस में भेजने के लिए दोबारा से, जो कि जब कॉन्शियस में आ रहा है तब, मतलब इसलिए क्योंकि वो कॉन्शियस में ना आ सके, तो तब क्या होता है? तब प्रॉब्लम यही है कि वो जो स्टुपिडिटी हो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहने के बाद वो मल्टीप्लाई होता है, वहां पर
वहाँ पर बहुत एडिशन होता है, वो सारे स्टुपिडिटी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी में कन्वर्ट होता है। इसीलिए आप देख सकते हो कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान स्टुपिड है वो और भी ज़्यादा स्टुपिड होते जा रहा है। जो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारा लोन है, कर्जा है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में बुरा चल रहा है, वो और भी बुरे वक्त में जा रहा है, और भी बुरे हालात में जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टुपिडिटी है और मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और जो इंसान इंटेलिजेंट है, जो समझिए कोई राइटर है, कोई स्कॉलर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा है, क्योंकि उसने क्या किया कि अनकॉन्शियस में से कोई एक स्टुपिडिटी है जो कॉन्शियस में मतलब उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, कॉन्शियस में आने दिया, उसके अपने ईगो को साइड में रखकर, और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके वो अनकॉन्शियस स्टुपिडिटी को कॉन्शियस इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर रहा है। जब क्या हो रहा है, तब वो जो अनकॉन्शियस में जो इंटेलिजेंस जा रहा है, दोबारा से वो इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो चीज़ इंक्रीज होते जा रहा है। इसीलिए वो इंसान कुछ साल बाद और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ मतलब जो पुअर है वो और ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, और जो मतलब अमीर इंसान है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। सिर्फ एक इकोनॉमिक स्केल पर हो रहा है ऐसा नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल स्केल पर भी हो रहा है। जो इंसान स्टूपिड है वो और ज़्यादा स्टूपिड होते जा रहा है, और जो इंटेलिजेंट है वो और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जा रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोगों को समझना है, ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के थ्रू, कि खुद का जो स्टूपिडिटी है, जो अनकॉन्शियस के अंदर है, जो स्टूपिडिटी हम लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोगों ने वो स्टूपिड चीज़ किया है। लेकिन कॉन्शियस में जब वो आ जाएगा तब हम लोग वो चीज़ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एक दो ऑलरेडी आप सब लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हो खुद का स्टूपिडिटी के बारे में, खुद का जो एरर्स है, मिस्टेक्स है, उसके बारे में, और उसी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करते करते हम लोग और ज़्यादा स्टूपिडिटी के बारे में खुद के अंदर जो है उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग कॉन्शियस में ला सकते हैं, और ग्रेजुअली हम लोग इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हैं। यहाँ पर इलॉन मस्क का एक बहुत अच्छा कोट है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। वो कि इलॉन मस्क ऐसा कहते हैं कि जब हम लोग कोई काम कर रहे हैं तब हम लोग सोचते हैं कि पहली बार जब हम लोग को काम करेंगे बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अच्छा ऐसा नहीं होता। पहले मैं कोई एक काम करता हूँ, फिर उसके अंदर देखता हूँ कितना ज़्यादा एरर है, मतलब जो समझिए कि मैंने कोई एक काम किया, एक बिजनेस प्रोजेक्ट किया, फिर देखता हूँ कि उसके अंदर 98% या फिर 99% एरर मिस्टेक्स हुआ है। बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि सक्सेसफुल है, जो कि राइट मैंने किया है। फिर उस एरर को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ और उसको एक एक करके रिमूव करता हूँ। फिर 98% एरर था, मिस्टेक था, उसमें से वो 96% हो गया, फिर 90% हो गया, फिर 50%, फिर 40%, 30%, ऐसे करते करते मैं एरर को मिनिमाइज करते जाता हूँ, उस एरर को मैं रिकॉग्नाइज करते जाता हूँ। फिर धीमे धीमे ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे कि सिर्फ 1% या फिर 2% एरर बचे हुए हैं और बाकी सारे चीज़ सही कर रहा हूँ, एक अच्छा सिस्टम बन चुका है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि पहली बार मैं एक प्रोजेक्ट करूंगा, पहली बार मैं कोई काम पर हाथ लगाऊंगा और फिर वो परफेक्ट होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड होगा। ऐसा नहीं होता। जब हम लोग पहली बार कोई काम करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ एरर होगा, मिस्टेक्स होगा, और उस मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको एक एक करके एलिमिनेट करते हुए हम लोग चीज़ को सही कर सकते हैं। सो पहले हम लोगों को कोई चीज़ करना होगा, फिर ग्रेजुअली उसको इंप्रूव करना होगा। पहले ही एक इंप्रूव वर्जन, एक बेस्ट चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। पहले हम लोग कोई चीज़ को करना होगा, फिर ग्रेजुअली उसको बेस्ट बनाना होगा, थोड़ा करके उसका जो स्टूपिडिटी है, जो एरर है, उसको रिकॉग्नाइज करने के थ्रू। पॉइंट नंबर 3 इज इन्फ्लुएंस कैनॉट बी स्टॉप्ड। मतलब हम लोग सोचते हैं इन जनरल कि अगर हम लोग दूसरे इंसान के बारे में स्टडी करेंगे, उसका वीडियोस देखेंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो हम लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। तो हम लोगों को कुछ नया चीज़ करना होगा, कुछ क्रिएटिव करना होगा। तो दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक जनरल स्टुपिडिटी है, क्योंकि यू कैन नॉट स्टॉप इन्फ्लुएंस। मतलब आप दूसरे इंसान से या फिर इस दुनिया से इन्फ्लुएंस्ड होना, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस्ड होते रहते हो। बचपन से अभी तक आपका पेरेंट्स, आपका फैमिली मेंबर्स, आपका रिलेटिव्स, आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटी, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये सारे चीज़ आपको ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। आप ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड हो और कॉन्टिन्यूसली हर एक मोमेंट पर आप इन्फ्लुएंस होते रहते हो। तो आप इन्फ्लुएंस होना, इस चीज़ को स्टॉप नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप स्टॉप मतलब ब्लॉक नहीं कर सकते, बल्कि आप दूसरा एक चीज़ कर सकते हो। वो क्या है? जो इन्फ्लुएंस आप होते रहते हो वो क्या होता है? अनकॉन्शियसली होता है। मतलब आपको पता नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली इन्फ्लुएंस होते रहते हो दूसरे चीज़ से, सारी दुनिया से, बल्कि आप उस इन्फ्लुएंस होने को आप रीडायरेक्ट कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। समझिए कि मेरे पास 2 आवर्स का एक टाइम है, मतलब 2 घंटा मेरे पास टाइम है। इस 2 घंटे के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई अच्छा एक मूवी देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रशियन फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम है एंड्रे तार्कोव्स्की। उनका एक बहुत ही अच्छा फिल्म है जिसका नाम है स्टॉकर, जो फिल्म एक्चुअल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा मूवी है, बहुत ही क्लासिक मूवी है ये, और जो आर्टिस्टिक मूवी है, एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जर्नी है, म्यूजिकल जर्नी है। मैं
जो 2 घंटा मेरे पास टाइम है, जो 2 आवर्स टाइम है, उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि एंड्रे तार्कोव्स्की का उस मूवी को देखने के लिए, उसको कंज्यूम करने के लिए, उससे इन्फ्लुएंस होने के लिए, या फिर मैं वही जो 2 घंटा है उसको यूज कर सकता हूँ इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, मैं अगर एंड्रे तार्कोव्स्की का मूवी नहीं देखता, मैं रील्स स्क्रॉल करते जाता हूँ, तो फिर भी मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, या फिर मैं अगर वो मूवी देखूंगा फिर भी मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो मैं इन्फ्लुएंस होना इस चीज को स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। तो 2 तरह की इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, एक कॉन्शियस लेवल पर, एक अनकॉन्शियस लेवल पर। तो कुछ नया चीज करने की वजह से एवं दूसरे इंसान से इन्फ्लुएंस होना स्टॉप करने की वजह से हम लोगों को कॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होना प्रैक्टिस करना होगा। जब हम लोग कोई चीज को कॉन्शियसली चॉइस नहीं करते कि मैं इस चीज से इन्फ्लुएंस होना चाहता हूँ, मैं टॉल्स्टॉय की राइटिंग स्टडी करना चाहता हूँ, या फिर मैं एंड्रे तार्कोव्स्की का मूवी देखना चाहता हूँ, मैं फ्रेडरिक नीत्शे का फिलोसफी स्टडी करना चाहता हूँ, आप कॉन्शियसली सारे चीज को चॉइस कर रहे हो, तब आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो सारे चीज से, लेकिन एक कॉन्शियस इन्फ्लुएंस है। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो, तब आप अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली अब दूसरे चीज से, जो कि अनप्रोडक्टिव है, जो जनरल गॉसिप है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, जनरल गॉसिप करते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, फेसबुक करते हो, या फिर कोई भी चीज कर रहे हो, या फिर लेजी बैठे हुए हो, जो भी चीज हो रहा है वो सारे आप अब इन्फ्लुएंस होते रहते हो, अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस होते रहते हो। तो आप कोई भी चीज ना करोगे फिर भी आप इन्फ्लुएंस होते रहोगे अनकॉन्शियसली, लेकिन आप कॉन्शियसली जब सिलेक्ट करोगे तो हम इन्फ्लुएंस होने के लिए, तो हम उस चीज को हम लोग कहते हैं क्या, इंटेलिजेंस। तो आप मतलब यू कैनॉट स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड, आप सिर्फ उसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। इस चीज को हम लोग एक मेटाफोर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। समझिए कि कैसल है, उस कैसल को हम लोगों ने खुला छोड़ दिया है, तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो कैसल के अंदर बहुत सारा डस्ट आ जाएगा, वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे, वो बहुत ही गंदा हो जाएगा, मतलब उसमें रहने लायक कुछ नहीं रहेगा। हम लोगों ने कुछ किया नहीं है उस कैसल में, जैसे ऐसे ही छोड़ दिए है, तो क्या हो, डाउनवर्ड्स मूवमेंट होगा उस कैसल का, वो धीमे धीमे वो बहुत ही गंदा होने वाला है, इंसेक्ट्स आने वाला है, ये सारी चीज़। लेकिन उसको क्लीन रखने के लिए, उसको मतलब उस पर मतलब स्टे करने के लिए, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट, मतलब आपको उसके ऊपर काम करना होगा, उसको हर रोज उसके ऊपर टाइम देना होगा। ऐसे ही हमारा माइंड, आप माइंड को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, कोई स्टडी नहीं कर रहे हो, कोई रैशनल या फिर क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, कुछ कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कोई कॉन्शियसली कोई एक बुरा काम करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसे खुला छोड़ दिया, मतलब जैसे है ऐसे रहने दिया, तो ऑटोमेटिकली वो माइंड उस कैसल की तरह डाउनवर्ड्स चला जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो गंदा हो जाएगा, मतलब उसके अंदर बदबूदार चीज आने वाला है, फिर इंसेक्ट्स आ जाएंगे, बहुत सारा अलग अलग चीज होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। आप उसके अंदर कुछ मतलब इस दुनिया का जो नेचर है ना, वो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो सोसाइटी को, सोसाइटी ऑलवेज डाउनवर्ड्स जाएंगे। लेकिन आपको हमेशा सोसाइटी को रिमाइंड करना है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन लॉ के बारे में, और जेंडर इक्वालिटी के बारे में, एजुकेशन के बारे में। हर एक दिन आपको इस चीज के बारे में रिपीट करना होगा, खुद का माइंड के अंदर भी हर एक दिन इस चीज के बारे में रिपीट करना होगा, तब जाके आप उस चीज में स्टे, मतलब वो अपवर्ड मोशन आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसे ही आपको कॉन्शियसली सिलेक्ट करना होगा कौन से चीज से आप इन्फ्लुएंस होने वाले हो, और नहीं तो ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड आपका मोशन होगा आपका माइंड का, और आप नेगेटिव या फिर मतलब जो गलत चीज है उससे इन्फ्लुएंस होने वाले हो। पॉइंट नंबर 4 इज लैकानियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टुपिडिटी। जैक लैकान एक फ्रेंच साइकोएनालिसिस्ट है, उनका राइटिंग के अंदर हम लोग स्टुपिडिटी के बारे में कुछ चीज हम लोग सीख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू लैकान, जो स्टुपिडिटी है वो क्या है कि इमीडिएट जो कंसर्न है हमारा आइडेंटिटी का, हमारा कैरेक्टर का, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना एक स्टुपिडिटी है, उसको क्वेश्चन ना करना एक स्टुपिडिटी है। इसका मतलब क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैक लैकन कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो चाइनीज स्कॉलर है जू जी, जिनका एक ऐसा क्लासिक राइटिंग है कि उन्होंने एक दिन रोड पर चल रहे थे, फिर एक नींद में आ गए। तो जूजेंग जी अपना नींद के अंदर देख रहा है कि वो एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई होके उड़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है। फिर थोड़ी देर बाद उसका मतलब वो नींद से वापस आ गए हैं, और फिर देख रहे हैं कि वो इंसान है, एक्चुअल में बटरफ्लाई नहीं है। तब जूजेंग जी ने क्या किया, वो ऐसा क्वेश्चन किया खुद को मतलब ही आस्क्ड हिमसेल्फ कि जो मैं बटरफ्लाई था नींद के अंदर, क्या वो एक सपना था, क्या वो एक ड्रीम था, और अभी जो मैं इंसान हूं ये एक्चुअल में रियलिटी है, ऐसा है? या फिर जो सपने के अंदर मैंने देखा कि बटरफ्लाई है वो एक्चुअल में रियलिटी है, और अभी मैं जो खुद को इंसान देख रहा हूं एक ड्रीम है? मतलब हो सकता है एक ड्रीम स्टेट है जहां पे मैं इंसान हूं, और वो जो बटरफ्लाई था जब मैं नींद के अंदर था, हो सकता है कोई एक्चुअल में रियलिटी है। तो जूजेंग जी ने खुद का जो इमीडिएट जो आइडेंटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ह्यूमन बीइंग है या फिर बटरफ्लाई है, जो भी है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कौन सा चीज एक्चुअल में रियल है और कौन सा ड्रीम है। वो जो क्वेश्चन ही है आइडेंटिटी का, जो कैरेक्टर का, जो इमीडिएट जो मटेरियल्स है, अभी जो चीज हम हमारा आइडेंटिटी के बारे में डिस्कवर कर सकते हैं, जो चीज देख सकते हैं, वो सारे मटेरियल्स को
क्वेश्चन करना, ये इंटेलिजेंस है। तो जुजंगजी एक इंटेलिजेंट पर्सन थे अकॉर्डिंग टू लैकान, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि अभी जो मैं इंसान हूं हो सकता है कि एक ड्रीम है, और जो मैं बटरफ्लाई था हो सकता है वो एक्चुअल में रियलिटी है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लैकान और भी कहता है कि जो एक किंग है, जो कोई एक स्टेट है उसका किंग है, और जो इंसान स्ट्रीट पर एक मैडमैन है जो घूमते रहता है और वो खुद को इमेजिन करता है एज एन सिकनेस, एक डिजीज की तरह कि वो किंग है। नाउ ये दोनों इंसान जो खुद को इमेजिन, मतलब जो एक्चुअल में किंग है सोसाइटी में, जो जिस इंसान को सब लोग किंग करके मानता रहता है, और जो स्ट्रीट पर घूमता रहता है एक मैडमैन है जो भी खुद को इमेजिन करता है किंग है, ये दोनों इक्वली स्टूपिड है। क्योंकि ये जो इंसान एक्चुअल में किंग है वो भी एक इल्यूशन है। मतलब क्योंकि जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, उसके अंदर जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है वो भी इमेजिन कर रहा है कॉलेक्टिवली कि वो जो इंसान है वो एक किंग है, और जो किंग है एक्चुअल में वो किंग भी खुद को इमेजिन कर रहा है कि मैं एक किंग हूं। ये जो कॉलेक्टिव इमेजिनेशन है इसके अंदर वो इंसान किंग है। हो सकता है कोई एक रेवोल्यूशन आ जाए, हो सकता है कोई एक वॉर हो जाए और फिर वो किंग नहीं ना रहे, वो मतलब उसका डेथ हो जाए या फिर उसकी जगह कोई दूसरा इंसान किंग बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो एक कॉलेक्टिव इमेजिनेशन है। तो जो इंसान एक्चुअल में किंग है और खुद को किंग समझ रहा है, और जो एक मैडमैन है और खुद को किंग इमेजिन कर रहा है, दोनों इक्वली स्टूपिड है, क्योंकि एक्चुअल में कोई इंसान किंग नहीं है, वो सिर्फ एक कॉलेक्टिव स्टूपिडिटी है। तो जो इंसान एक्चुअल में किंग है वो खुद का जो इमीडिएट कैरेक्टर है, जो इमीडिएट आइडेंटिटी है, जो एक्चुअल में किंग है, इस चीज को बिलीव कर रहा है, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, इसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो स्टूपिड हो। अगर वो इस चीज को क्वेश्चन करता तो वो एक्चुअल में लैकानियन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम लोग उसे इंटेलिजेंट कह सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कैरेक्टर है, हम लोगों को ऐसा बचपन से बता दिया जाता है कि हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या फिर कोई और रिलीजियस में है। हम लोगों को ये चीज़ बता दिया जाता है कि हम लोग इंडियन है, जर्मन है या फिर रशियन है, या फिर हम लोगों का जो जेंडर है मेल है या फिर फीमेल है, या फिर हम लोगों का जो कैरेक्टर है कि हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये चीज़ हम लोगों से मतलब हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। एग्जाम में हम लोग बुरे हैं, या फिर मैथ्स हम लोग नहीं कर सकते, या फिर हम लोग अच्छा इंसान नहीं है, या फिर कोई सोसाइटी में है हम लोग पुअर है या फिर रिच है। ये जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आइडेंटिटी है, जो रिलीजियस बिलीफ से, जो नेशनल बिलीफ से, जो सोशल बिलीफ से, ह्यूमन बिलीफ से, जेंडर का जो बिलीफ से, ये सारे चीज़ जो इमीडिएट जो मटेरियल से हमारा आइडेंटिटी का, कौन सा फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो उस फैमिली से हमारा जो रिलेशन क्या है, ये सारे चीज़ जो इमीडिएट जो मैटर्स है, जो कंटेंट है हमारा आइडेंटिटी का, उसको हम लोग बिलीव कर लेते हैं, उस इमीडिएट मटेरियल्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टूपिड है एक लैकानियन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। और लैकानियन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हम लोग अगर देखेंगे, जब हम लोग को इमीडिएट इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्यों हम लोग मतलब मेल है या फिर फीमेल है, क्यों हम लोग एक नेशनल मतलब सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा नहीं है, क्यों हमारा रिलीजियस ऐसा है, क्यों दूसरा रिलीजियस में हम लोग नहीं है, ये सारे चीज़ के ऊपर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारा इमीडिएट मटेरियल है आइडेंटिटी का, कैरेक्टर का, इसको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग एक लैकानियन सेंस में एक इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को हम लोग अचीव कर रहे हैं। तो ये होता है कि लैकानियन सेंस में एक इंटेलिजेंस का डेफिनेशन। जब हम लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे ये जो हमारा आइडेंटिटी का जो इमीडिएट मटेरियल्स है, तब हम लोगों को एक चीज पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें रियल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिवली रियल नहीं है, सॉलिड नहीं है, एक ड्रीम की तरह है, एक मतलब एक लिक्विड की तरह है जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको नया शेप दे सकते हैं, तब हम लोग इंटरवेन कर सकते हैं, ये सारे जो कंटेंट मैटर है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और हम लोग जैसा चाहे ऐसे रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तब हम लोग जाके इंटेलिजेंस हो जाएंगे, तब हम लोग जाके एक्चुअल में इंटेलिजेंस को अचीव कर लेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इमीडिएट जो कंटेंट है हमारा आइडेंटिटी का, अगर हम लोग कुछ चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक्चुअल रियल मानकर, तब हम लोग कुछ चीज़ को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोगों को उसको क्वेश्चन करना होगा ताकि हम लोग कुछ चीज़ को चेंज कर सके अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर ओन विशेस एंड एम्बिशन। पॉइंट नंबर 5 इज इमिटेशन इज द की। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि हम लोग बचपन से दूसरे इंसान को इमिटेट करते रहते हैं। जैसे हम लोग पहली बार जब हम लोग लैंग्वेज को लर्न करते हैं, पेरेंट्स मतलब फादर मदर या फिर और भी कोई चीज़ को हम लोग लर्न करते हैं, कोई वर्ड को, तब हम लोग दूसरे इंसान से उस चीज़ को सुनने के बाद उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग चलना सीखते हैं तब भी हम लोग दूसरे इंसान को देखकर उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और उस इमिटेशन के थ्रू हम लोग कोई चीज़ को लर्न करते हैं। ऐसे ही लेकिन बाद में जाके जब हम लोग ग्रो हो जाते हैं, जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि इमिटेट करने स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों को कुछ नया चीज़ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ यूनिक करना है, तो इमिटेट क्यों करें हम लोग दूसरे इंसान से। सो स्टॉप द इमिटेशन। दूसरे इंसान से इमिटेट करने के जो क्षमता है उसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम लोग दूसरे इंसान से, दूसरा जो राइटर से, जो फिलोसोफर से, या फिर कोई यूट्यूबर से, या फिर कोई जो एंटरप्रेन्योर से, बिजनेस पीपल है, कोई स्कॉलर है, कोई भी इंसान है, जो कोई एक टीचर हो सकता है, हमारा पेरेंट्स हो सकता है, कोई भी इंसान है जिसको हम लोग देखने के बाद उसका कुछ कैरेक्टर ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज, उसको हम लोग रिक्रिएट मतलब इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग एक्चुअल में उस चीज को इमिटेट नहीं कर सकते। मतलब वो एब्सोल्युटली जिस फॉर्म पर है, हम लोग जितना भी इमिटेट कर ले उस फॉर्म पर एक्चुअल में वो नहीं होगा। क्या होगा? फिर उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके एरर क्रिएट होगा, कुछ कुछ मिस्टेक्स क्रिएट होगा, और वो इमिटेट करने के थ्रू जो एरर्स आएगा, जो मिस्टेक्स होगा, उसी चीज से हमारा जो यूनिकनेस, जो हमारा एक्चुअल जो सेंस ऑफ स्टाइल, जो यूनिकनेस है वो क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई एक या दो चीज से इमिटेट करेंगे तो एरर्स बहुत कम है, बहुत छोटा अमाउंट पर एरर होगा। लेकिन अगर हम लोग बहुत ज्यादा चीज को इमिटेट करेंगे तो बहुत ज्यादा एरर्स आ जाएंगे, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो वो सारे एरर्स और मिस्टेक से ही इमर्ज होके एक नया आइडेंटिटी, एक नया यूनिक कैरेक्टर क्रिएट होगा। तो इमिटेशन एक की तरह है, एक की मतलब एक जिसको यूज करके एक नया ओपनिंग की तरह है, हम लोग नया कैरेक्टर या फिर नया आइडेंटिटी को क्रिएट कर सकते हैं। तो इमिटेशन को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है कुछ यूनिक करने के लिए, इमिटेशन को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है कुछ नया चीज करने के लिए, बल्कि क्या करना होगा, इमिटेशन को बहुत ही एक्सटेंड करना होगा। बहुत ज्यादा चीज को अगर हम लोग इमिटेट कर लेंगे तो इमिटेशन नहीं रहेगा, वो क्रिएटिव चीज हो जाएगा, यूनिक चीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा चीज को अगर हम लोग इमिटेट करेंगे तो बहुत ज्यादा एरर्स क्रिएट होगा उस इमिटेशन के दौरान, और उस एरर से ही एक ट्रूथ को, एक नया चीज को, नया यूनिकनेस को हम लोग अचीव कर पाएंगे। लेकिन इस इमिटेशन के साथ साथ और एक दूसरा चीज को हम लोगों को समझने की जरूरत है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, रिपीटेशन। जब बचपन में हम लोग कोई स्टोरीज सुनते हैं हमारा ग्रैंड पेरेंट्स से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी स्टोरीज को बार बार करके हम लोग दोबारा सुनने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा जो ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर जो पेरेंट्स है, अगर वो हम लोगों को कोई एक नया स्टोरीज मतलब बताने की कोशिश करते, तब हम लोग कहते हैं नहीं, वो जिस स्टोरी के बारे में आपने पहली बार कहा था, वो जो पहले रात पर कहा था, उस स्टोरी के बारे में दोबारा बताइए। वो जो क्वीन था, एक किंग था, दोनों भाग जाते हैं, जो भी होते हैं, वो सारी चीज के बारे में आप दोबारा बोलिए। तो क्यों? क्योंकि हम लोग मेंटली उस चीज को रिपीट करते हैं, और रिपीटेशन के थ्रू हम लोग उस चीज को अपना माइंड के अंदर इम्प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसका एक इम्प्रिंट हमारा माइंड के अंदर मतलब हमारे कैरेक्टर के अंदर मतलब लेने की कोशिश करते हैं, इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रो अप हो जाते हैं तब हम लोग रिपीटेशन नहीं करते, मतलब तब हम लोगों को एक चीज अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक मूवी देखा है, फिर सेम मूवी को आप दोबारा देखना पसंद नहीं करते। ज्यादातर सिचुएशन में हम एक नया मूवी देख लेते हैं, या फिर कोई एक आप किताब पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ने के बाद, उस बुक कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा से उस बुक को नहीं पढ़ाई करने की हम लोग कोशिश करते हैं, बल्कि नया बुक पर चले जाते हैं। क्यों? हम लोग रिपीट नहीं करते जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रिपीट नहीं करते, बल्कि हम लोग उसी चीज को अनकॉन्शियसली हम लोग रिपीट करते रहते हैं। रिपीटेशन इज द वेरी बेसिस ऑफ आवर ह्यूमन नेचर। बचपन में हम लोग एक्चुअल में रिपीट करते हैं कॉन्शियसली, लेकिन जितना हम लोग ग्रो होते हैं, जितना हम लोग एडल्ट होते हैं, तो वो रिपीटेशन हम लोग करते रहते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज को, उस मूवी को या फिर उस सॉन्ग को दोबारा से सुनने के थ्रू रिपीटेशन नहीं करते, बल्कि हम लोग अनकॉन्शियसली माइंड के अंदर ही उस चीज को रिपीट कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग को दोबारा उस किताब को पढ़ने की या फिर उस मूवी को देखने की जरूरत नहीं होता, या फिर हम लोग देखने की कोशिश नहीं करते, इंटरेस्टिंग नहीं लगता हम लोगों को। तो इसी तरीके से जो हमारा ट्रॉमा है, पास्ट जो ट्रॉमा से, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी सफरिंग है, जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस है, वो सारे चीज को भी हम लोग माइंड के अंदर रिपीट करते रहते हैं, और उस रिपीटेशन के थ्रू हमारा माइंड के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रिंट क्रिएट होता है और हम लोग सफर करते हैं। ये जो रिपीटेशन है, जो इमिटेशन हम लोगों ने पहली बार जो चीज के बारे में कहा है थोड़ी देर पहले, उस इमिटेशन और उस इमिटेशन का जो रिपीटेशन, ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो यूनिक आइडेंटिटी, जो यूनिकनेस है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक यूनिक इंटेलिजेंस है, वो चीज उभर कर आते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा इमिटेट करना होगा और उस इमिटेशन को रिपीट करना होगा। और जब हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब कोई एक, समझिए कि अरिजीत सिंह का कोई एक गाना चल रहा है, ठीक है, तो मैं भी अरिजीत सिंह की तरह म्यूजिक बजाना, मतलब गाना गाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो क्या हो, मुझे इमिटेट करना होगा अरिजीत सिंह को, बहुत ज्यादा इमिटेट करना होगा, एक या दो बार नहीं, बहुत बार इमिटेट करना होगा। और अरिजीत सिंह की तरह और बहुत ज्यादा सिंगर से, बहुत और अलग अलग सिंगर्स को मुझे इमिटेट करना होगा, और उस इमिटेशन को बार बार करके रिपीट करना होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इमिटेशन और बहुत ज्यादा रिपीटेशन, और ये सारी चीज के अंदर बहुत ज्यादा एरर क्रिएट होगा, और रिपीटेशन करने के थ्रू, वो सारे एरर्स को इनकॉर्पोरेट करने के थ्रू, वहां से, और रिपीटेशन और इमिटेशन से एक नया यूनिक कैरेक्टर या फिर आइडेंटिटी उभर कर आएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस। सो इमिटेशन एंड रिपीटेशन इज द की टू आवर इंटेलिजेंस। पॉइंट नंबर 6 इज डिल्यूशन इज विद इन नॉलेज।
मतलब जो डिल्यूशन है, जो भी ड्रीम्स है, जो भी फिक्शन है, जो भी फैंटेसी है, जो भी एरर्स है, जो मिस्टेक्स है, जो भी सारे चीज़ जो नॉलेज नहीं है, जो स्टूपिडिटी है, वो सारे चीज़ जो नॉलेज है, जो एक्चुअल में विजडम है, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है उसके अंदर लोकेटेड है। वो बाहर किसी जगह पे ऐसा नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इल्यूशन है, एरर्स है, मिस्टेक्स है, और यहाँ पर नॉलेज है, फैक्ट्स है, ट्रूथ है। ऐसा अलग अलग चीज़ नहीं है, बल्कि जो फैक्ट्स और ट्रूथ है उसका जो फ्रेम है, जो नॉलेज है उसका जो फ्रेम है, उसके अंदर ही डिल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग कहते हैं ना कि मेरा साथ तेरा थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, हमारा रिलेशनशिप के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन एक्चुअल में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई ऐसा चीज़ नहीं है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग करके कोई चीज़ होता नहीं है। दो चीज़ है, एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा क्या है, इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग ही सोचते हैं। लेकिन जिस मोमेंट पर हम लोग उस इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब एक गलत अंडरस्टैंडिंग हो गया, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो जो इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा चीज़ हम लोग समझते हैं जो राइट है, जो ऑथेंटिक है, जो कि नॉलेज है। वो जो अंडरस्टैंडिंग के अंदर एक इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग ही है। जैसे कि बहुत सारा डायमंड है, बहुत सारा असली डायमंड के अंदर एक नकली डायमंड है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वो भी एक असली डायमंड ही है। 10 डायमंड के अंदर 2 या 3 डायमंड है जो कि नकली है। जब हम लोग वो जो इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, तब वहां से कोई चीज निकल कर आ जाएगा, कोई चीज ब्रेक आउट हो जाएगा, वो ऐसे नहीं रहेगा। तब हम लोग उसे क्या कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग। और जिस मोमेंट पर हम लोग उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो तब वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, तब वो इंटेलिजेंस हो गया, वो अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि वो चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो और उस टाइम पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, उस टाइम पर वो अंडरस्टैंडिंग हो गया। लेकिन उससे पहले जो था, तब उस चीज को हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह रहे थे, उसको हम लोग क्या कह रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग ही कह रहे थे। लेकिन वो एक्चुअल में क्या था, एक इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग के अंदर छुपा हुआ था। ऐसे ही जो भी चीज़ हम लोग बिलीव करते हैं, घोस्ट में बिलीव करते हैं, या फिर गॉड में बिलीव करते हैं, नेशनैलिटी में बिलीव करते हैं, रिलीजियस में करते हैं, हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, जो भी हमारा नॉलेज है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी बिलीव्स है, उसके अंदर कुछ इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग छुपा हुआ है, कुछ मिस्टेक्स, कुछ एरर छुपा हुआ है। बहुत सारा असली डायमंड के अंदर कुछ नकली डायमंड छुपा हुआ है। तब हम लोग क्या करते हैं, वो सारे डायमंड्स को हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के उसके बगल में रख कर देखते हैं, या फिर आग में डालकर देखते हैं, या फिर वाटर में देते हैं। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कुछ जो डायमंड्स असली है वो तो सर्वाइव कर जाता है, उस टेस्ट को, उस एक्सपेरिमेंट को वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जो नकली है वो डिस्क्वालीफाई कर जाता है। तब उसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा डायमंड असली है और कौन सा नकली है। ऐसे ही जो हमारा थॉट्स है, उसको तो हम लोग ऐसे मतलब आग में देकर देख तो नहीं सकते उस थॉट्स को, या फिर उस बिलीव्स को, उस अंडरस्टैंडिंग को, या फिर हम लोग उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के बीच पर रखकर हम लोग उसे देख नहीं सकते। तो हम लोग क्या करना होगा, वो सारे जो अंडरस्टैंडिंग है, सारे जो नॉलेज है, उसको क्वेश्चन करना होगा, या फिर उसका जो काउंटर जो लॉजिक है, जो चीज़ हम लोग बिलीव कर रहे हैं उसका जो ऑपोजिट लॉजिक है, जो लॉजिक या फिर जो एविडेंस इस बिलीफ को नेगेट कर सकता है, मतलब इस बिलीफ का ऑपोजिट में काम कर रहा है, जो चीज़ कह रहा है कि ये सही नहीं है, वो सारी चीज़ को हमारे माइंड के अंदर इनपुट देना होगा। और जब वो सारी चीज़ आएगा, वो ऑपोजिट लॉजिक्स या फिर एविडेंस आएगा, तब वो जो सारे नॉलेज हमारे पास था उसमें से कुछ चीज़ तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तब उस मोमेंट पर वो जो फ्रिक्शन होगा, वो जो क्लैश होगा, नया जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर हम लोग दे रहे हैं, तो उसी से कोई चीज़ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कुछ चीज़ जिसको हम लोग कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर जो इल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग था पहले, वो सारी चीज़। और इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि द डिल्यूशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो डिल्यूशन है, जो एरर्स है, जो मिस्टेक है, वो नॉलेज के अंदर ही छुपा हुआ है। तो हम लोगों को क्वेश्चन करने की ज़रूरत, जिस चीज़ को हम लोग गलत मानते हैं ऑलरेडी, वहाँ पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको हम लोग ऑलरेडी बिलीव नहीं करते, वहाँ पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम लोग बिलीव करते हैं, जिसको हम लोग नॉलेज मानते हैं, जिसको हम लोग अंडरस्टैंडिंग मानते हैं, उसी को क्वेश्चन करना होगा, उस पर डाउट करना होगा, उस पर अटैक करना होगा। तब जाके वहाँ से कुछ जो इल्यूशन है, कोई थोड़ा जो इल्यूशन है, वो निकल कर उभर कर आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग, ऐसे ही हम लोग हमारा माइंड को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने के लिए लाइफ के अंदर, बहुत लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए, एक फुलफिलिंग एक एक्सपीरियंस को अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, हाउ टू डेवलप इंटेलिजेंस। अगर हम लोग चाहे तो खुद को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, हमारा इंटेलिजेंस को थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? नाउ
डैनियल गोलमैन की एक राइटिंग है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक के अंदर डैनियल गोलमैन हार्वर्ड गार्डनर करके एक दूसरा राइटर है जिन्होंने एक बुक लिखा है मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बारे में रेफरेंस देता है। और जो हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा कि हमारे माइंड के अंदर जो इंटेलिजेंस है उस एक चीज़ नहीं है, मतलब बहुत सारा अलग अलग फैकल्टीज है और हर एक फैकल्टीज का अलग अलग टास्क है और सारे चीज़ को मिला के हम लोग कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कान से सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, जैसे आईज से हम लोग देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। तो हमारा जो अलग अलग सेंसेस है, माउथ, नोज, आईज, ईयर, ये सारे सेंसेस का कुछ अलग अलग टास्क है। एक सेंस का जो टास्क है वो दूसरा सेंस से हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे ही माइंड के अंदर अलग अलग फैकल्टीज है, जैसे कि कॉजेशन करना, रीजनिंग करना, कोई एक इवेंट या फिर कोई एक चीज़ है जिसका जो कॉज है, जिसके वजह से वो चीज़ हुआ है, उसको ढूंढ कर निकालना। दूसरा, जैसे कि मेमोरी फैकल्टीज, बहुत सारा मेमोरीज है जो हम लोग भूल जाते हैं, जो हम लोग याद में नहीं रहता, वो सारी चीज़ को दोबारा से मतलब याद करना या फिर रीमेमोराइज करना, वो क्या है, हमारा मेमोरी फैकल्टी या फिर जो मेमोरी बैंक है उसको प्रैक्टिस करना, नहीं भूलना जो सारी चीज़। तीसरा क्या है कि इमेजिनेशन, कुछ चीज़ को इमेजिन करना कि फ्यूचर में मैं कैसा लाइफ चाहता हूँ, उसका एक पिक्चर क्रिएट करना माइंड के अंदर, इमेजिन करने का कैपेसिटी। और फिर क्या हो गया, कुछ कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन हो गया कि कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर्स के साथ कैसे खेल करना है, सारे चीज़ को कैसे कैलकुलेट करके हमारा जो बजट्स है या फिर जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जो डेटा है, वो सारी चीज़ को एनालिसिस करना कैसे होता है, ये सारी चीज़ का एक अलग फैकल्टी है इंटेलिजेंस का। फिर कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो कि एक अलग चीज़ है। कोई भी चीज़ लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्लेन करना या फिर लैंग्वेज को यूज़ करके कोई चीज़ को समझना, एक अलग फैकल्टी है। तो ऐसे लैंग्विस्टिक फैकल्टी, मैथमेटिकल फैकल्टी, फिर सेंसिटिविटी, मतलब जो पोएट्रिक, जो एक्सपीरियंशियल चीज़ है, जो इम्पल्सेस है, उसको एक्सपीरियंस करना, फिर मेमोरी हो गया, फिर कॉजेशन हो गया, ये सारे चीज़ मिला के होता है क्या, इंटेलिजेंस। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन जनरल। एक हो गया कि जो कि कैलकुलेटिव, मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल, जो लिंग्विस्टिक, और दूसरा हो गया क्या, जो कि सॉफ्ट इंटेलिजेंस है, मतलब जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये जो मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस है, इसको हम लोग लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तरह डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। मतलब मेरा जो इंटेलिजेंस है मैथमेटिकल, मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन एक लिमिट है उसे इंक्रीज करने का, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। या एक लिमिट है, जो लोअर बार है, उससे मतलब कम में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता मैथमेटिकली, जो कि मेरा बायोलॉजिकली फिक्स्ड है। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, यहाँ पे सारे चीज़, हमारा जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स नहीं है, वो हम लोग जितना चाहे उस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू लर्निंग। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, मतलब कि हाउ यू मैनेज योर ओन इमोशंस, हाउ यू फील योर ओन इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा मूड मतलब खराब है, अच्छा नहीं है, पढ़ाई करने का मतलब मूड नहीं है या फिर कोई काम करने का मूड नहीं है, लेकिन बहुत क्विकली कैसे मैं अपने मूड को चेंज कर सकता हूँ, ये हो गया क्या, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस का काम। या फिर मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, बहुत क्विकली मैं कैसे मोटिवेटेड हो सकता हूँ, ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस का काम। मेरा जो रिलेशनशिप है वहाँ पर अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं समझते, लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका काम क्या है, दूसरे इंसान को समझना और जो खुद है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना दूसरे इंसान से। वो जो एक्सचेंज है इमोशनल, इसको बहुत बेहतर बनाना, बहुत अच्छा बनाना, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का काम है। जो सारे सॉफ्ट स्किल है, लिसनिंग स्किल, कॉन्वर्सेशनल स्किल, ये सारे क्या हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। ये सारे जो स्किल्स है, जो डिसीजन मेकिंग है, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, और फिर लिसनिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, या फिर जो एक्सपीरियंशियल स्किल्स है, जो कि डीमोटिवेट से मोटिवेट होना, जो मूड स्विचिंग जो स्किल्स है, ये सारे जो स्किल्स है ये कहाँ पे आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर। और इस चीज़ को हम लोग जितना चाहे, ये कोई प्री कंडीशन नहीं, हम लोग इसको प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैथमेटिकल या फिर जो कंप्यूटेशनल जो इंटेलिजेंस है, उसे हम लोग ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। उसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग कैसे इंटेलिजेंस को चेंज करें, या फिर कैसे हम लोग खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाएं मैथमेटिकली और बहुत स्पेशली इमोशनली, क्योंकि लाइफ में ज़्यादा मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़्यादा ज़रूरत होता है एक अच्छा, एक बहुत ही हैप्पी, बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ लीड करने के लिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, कैसे हम लोग इंटेलिजेंस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया क्या, एडुकेशनल जो कंटेंट है, ये उस कंटेंट को कंज्यूम करने के थ्रू, जो हो गए सेमिनार हो गए, कोर्सेस हो गए, यूट्यूब वीडियोस हो गए, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो भी
डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो एजुकेशनल अगर ज़्यादा होंगे और उस चीज़ के बारे में हम लोग सोचेंगे तो हम लोगों को हेल्प करेगा और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने में। ओके, ये हो गया पहला चीज़। दूसरा क्या है, रीडिंग के थ्रू। रीडिंग इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। ओके, रीडिंग के थ्रू आपका जो हैप्पीनेस लेवल वो भी इंक्रीज होता है, रीडिंग के थ्रू आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज होता है, रीडिंग के थ्रू आपका कॉजेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, सारे चीज़ में इंप्रूवमेंट आता है। रीडिंग अच्छे बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल वे है, सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने में रीडिंग आपको हेल्प करेगा। सो रीडिंग बहुत ही पावरफुल है। तो पहला हो गया कि एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना। दूसरा हो गया क्या, रीडिंग, बहुत ज़्यादा बुक्स, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल वैल्यूज़, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग तरह की बुक्स पढ़िए तो बहुत अच्छा होगा आपका जो अलग अलग फैकल्टीज है उसको इंप्रूव करने में। तीसरा और एक चीज़ है जिसके थ्रू हम हमारा इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, वो क्या है, वो है जर्नलिंग करना, थॉट जर्नलिंग करना। जो भी चीज़ हमारे लाइफ में हो रहा है, जो भी इवेंट्स, जो भी सिचुएशन, जो डिसीजंस हम लोग ले रहे हैं, वो सारे चीज़ को एक जर्नल के अंदर, एक डायरी या फिर एक पेपर के ऊपर लिख कर रखना। और जर्नलिंग के थ्रू हमारा थॉट्स को जब हम लोग डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे तब हम लोग वहाँ पे बहुत सारे चीज़ को देख पाएंगे जो हमारे अंदर होता है, जो सारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन हमको उसके बारे में पता नहीं है, वो सारी चीज़ को हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो वहाँ पे जाके हमारा इमोशन जो है, जो मेमोरी है, जो थॉट का जो अंदर जो क्लैरिटी है या फिर जो इमेजिनेशन है, जो रैशनैलिटी है, वो सारी चीज़ इंप्रूव होता है जब हम लोग जर्नलिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ के बारे में बताया है जिसके थ्रू हम हमारा इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। पहला हो गया क्या, एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना, उसके बारे में रिफ्लेक्ट करना, सोचना। दूसरा हो गया क्या, बुक रीडिंग करना। और तीसरा हो गया क्या, थॉट जर्नलिंग करना। यहाँ पे जो बुक्स हम लोग रीड कर रहे हैं उसके बारे में नोट्स बनाना, जो एजुकेशनल कंटेंट हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर, जो भी चीज़ देख रहे हैं, स्पेशली यूट्यूब पर, क्योंकि इंस्टाग्राम में बहुत छोटा सा रील्स होता है, लेंथी कंटेंट नहीं होता, तो उसके ऊपर नोट्स बनाना। ये तीनों चीज़ के थ्रू आप खुद के इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम में से कोई इंसान अभी तक ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब उसको इस वीडियो अच्छा लगा, और तो एक कमेंट ज़रूर करना कि जिसकी वजह से मैं जान पाऊँ कि कोई तो इंसान है जो इतना देर तक ये वीडियो देख रहा है। ओके, अभी हमारा लास्ट पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 8, जो कि है स्टूपिडिटी एंड हैप्पीनेस। इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, डिप्रेसिंग थिंग है वो ये नहीं है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, बल्कि ये है कि टू सी द स्टूपिड पीपल हैप्पी। जिसको कुछ नहीं आता, जो बहुत ही स्टूपिड है, जो बहुत ही इडियट है, वो सारे इंसान को हैप्पी देखना बहुत डिप्रेसिंग है। मतलब स्टूपिड पीपल आर ऑलवेज हैप्पी पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो इंटेलिजेंट पीपल है वो सारे इंसान हैप्पी नहीं रह सकता, वो ऑलवेज सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी में रहता है, सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन में रहता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन है, जो नेगेशन ऑफ स्टूपिडिटी है, वो इंसान लाइफ में कोई एक पोजीशन पे है, कोई एक सिचुएशन पे, लेकिन वो दूसरा कोई एक पोजीशन या फिर दूसरा कोई एक सिचुएशन तक पहुंचना चाहता है। जो दूसरा पोजीशन है या फिर जो सिचुएशन है जहाँ पे वो जाना चाहता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, वो रियल में हो सकता है। और अभी का जो सिचुएशन और फ्यूचर में जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है, दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप से एक एंग्जाइटी, एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। इस गैप को उसको बेयर करना होता है अपने शोल्डर पर। तो इसीलिए जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो ऑलवेज अनहैप्पी रहता है या फिर एंग्जाइटी में रहता है। लेकिन जो स्टूपिड पीपल है उसके लिए ऐसा कोई एम्बिशन या फिर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी, एक दूसरा एक सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक बॉक्स के अंदर लिमिटेड है, वो उसके बाहर कुछ देख ही नहीं सकता, एक पॉसिबिलिटी उसके पास है ही नहीं, तो गैप क्रिएट ही नहीं होता उसके लिए, तो एंग्जाइटी भी नहीं होता। तो वो उसके अंदर वो एक बहुत ही अनहैप्पी स्टेट पर है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो अनहैप्पी स्टेट पर है। मतलब जो हैप्पीनेस में है और स्टूपिड है, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअल में हैप्पीनेस में है, उसका जो सफरिंग है वो अनकॉन्शियस में हो रहा है, उसको पता नहीं है कि एक दूसरा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसके पास वो पॉसिबिलिटीज है, वो दूसरे सिचुएशन को देख सकता है, इसीलिए वो गैप क्रिएट हो रहा है और उसी गैप से फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी क्रिएट हो रहा है। और उस फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी के से बचने के लिए उस पॉसिबिलिटी को अब अगर हम लोग इरेज करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में ना सोचे, देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसके थ्रू, उसके अंदर से होकर हम लोगों को गुजरना पड़ेगा और उसके लिए नया आइडियाज क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए नया चीज़ प्रैक्टिस करना होगा। और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग सोच सकते हैं कि रिवर्स में सोच सकते हैं, कि रिवर्स गैप की तरह। जैसे कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन पे है और किसी दूसरा सिचुएशन पर या फिर कोई एक दूसरा पोजीशन में जाना चाहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन पर आने से पहले हम लोग कोई एक दूसरा सिचुएशन में थे,
तो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ इंप्रूव करके अभी हम लोग इस सिचुएशन पर है। तो जो भी इंप्रूवमेंट हम लोगों ने किया है, तो अगर हम लोग फ्यूचर में बिना देखे पास्ट में देखें तो एक रिवर्स गैप क्रिएट होता है, जिस गैप को हम लोग ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हैं। तो उसी से हम लोग एक हैप्पीनेस, एक मीनिंग को अचीव कर सकते हैं, एक हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि रिवर्स गैप। तो जो इंटेलिजेंट पर्सन है उनको एक गैप के थ्रू, मतलब हम जो एक गैप के थ्रू एक पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करना होता है, ऐसे ही एक रिवर्स गैप के थ्रू वो अपना हैप्पीनेस को रीस्टोर कर सकता है, हैप्पीनेस को रिक्रिएट कर सकता है, उस हैप्पीनेस को खुद के अंदर थोड़ी देर के लिए एक्सपीरियंस कर सकता है। लेकिन जो स्टूपिड इंसान है उसके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऑलवेज स्टूपिड ही रहता है। इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं एक लैडर के थ्रू। समझिए कि 0 से 10 तक बहुत ज्यादा एक लैडर है, 0 1 2 3 4 करके 10 तक। और कोई एक इंसान है जिसका मेंटल स्टेट, जो इमोशन से, जो फीलिंग से, मेमोरी से, इमेजिनेशन है, कॉजेशनल कैपेसिटी है, लिंग्विस्टिक कैपेसिटी है, सारी चीज मिलकर जो मेंटल स्टेट है वो 0 से 10 के बीच में 7 पर है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ होने की वजह से वो 7 से घटकर 6 पर आ गया। और दूसरा एक इंसान है जिसका 0 से 10 के बीच में, जिसका मेंटल स्टेट अभी 3 पर है, लेकिन कुछ चीज़ प्रैक्टिस करने की वजह से उसका 3 से 4 में चला गया। जब वो 3 से 4 में चला गया तो उसको लगेगा कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उसका हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसका गैप वो उन्होंने ओवरकम किया। लेकिन जो 7 पर थे, 7 से घटकर 6 में आ गए, उसको लगेगा कि बहुत डिप्रेसिंग, बहुत ही अनहैप्पी फील होगा। लेकिन स्टिल जो 6 पर है वो जो 4 पर है उससे बहुत ज़्यादा है। तो टोटल पिक्चर में हम लोग समझ सकते हैं कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है, उसके साथ, और जो स्टूपिड पर्सन है उनके साथ, उनका ग्रोथ और इंटेलिजेंट पर्सन का जो लैक है, दोनों के अंदर भी बहुत बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपीरियंस जो करते हैं हैप्पीनेस या फिर सैडनेस, वो ऑलवेज खुद के अंदर, खुद के माइंड के अंदर जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसका रिलेटिव वर्जन में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हो सकते हैं एक बहुत बड़ा सा पिक्चर में, बहुत वास्ट लैंडस्केप के अंदर हम लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, हो सकते हैं हम लोग बहुत, जो लैडर है उसके 1 या 2 या फिर बहुत लोअर लेवल पर हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं फिलोसफी में कि अगर एक स्टूपिड कैट लाइफ है, जो कैट है ना, कैट होता है ना, कैट का जो स्टूपिड लाइफ है, उससे ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है वो बहुत मीनिंगफुल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगर आप एक ह्यूमन लाइफ में है और आप बहुत अनहैप्पी है, बहुत लेकिन इंटेलिजेंट है, लेकिन डिससेटिस्फाइड है। ह्यूमन लाइफ एक डिससेटिस्फाइड ह्यूमन लाइफ, और कैट लाइफ है जो कि सेटिस्फाइड है। लेकिन कैट लाइफ इतना छोटा सा है, उनका जो कैट का जो कॉन्शियसनेस है इतना कंडीशनल है, इतना नैरो है, वहाँ पर हैप्पीनेस होना, वहाँ पर सेटिस्फाइड होना, और ह्यूमन बीइंग उसका अलग अलग तरह की जो फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, जो थॉट्स है, जो इमोशंस है, उसके अंदर भी अगर आप डिससेटिस्फाइड हो, अगर आप अनहैप्पी हो, तो वो अनहैप्पीनेस, ह्यूमन अनहैप्पीनेस इज मच मोर मीनिंगफुल देन कैट हैप्पीनेस, कैट्स लाइफ हैप्पीनेस। ऐसे ही एक इंटेलिजेंट पर्सन का डिससेटिस्फाइड होना या फिर अनहैप्पी लाइफ लीड करना वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है एक हैप्पी पर्सन का, एक स्टूपिड पर्सन का हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना या फिर सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस करना। आई ऑलवेज वांट टू बी इंटेलिजेंट रादर देन जस्ट टू बी स्टूपिड एंड हैप्पी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, और इस सारे पॉइंट्स के अंदर अगर कोई पॉइंट को अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो उसको कॉमेंट पर मुझे ज़रूर बताना। दिस इज ऑल फॉर दिस टाइम। आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।